अगर हम आपसे सवाल पूछें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल के बारे में आपकी क्या राय है, तो शायद आप कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर बनवाने को लेकर उन्हें क्रेडिट देंगे। यदि आप उनसे अलग राय रखते हैं तो आप नोटबंदी या जीएसटी पर भी सवाल उठा सकते हैं। लेकिन उनके 11 साल कैसे रहे, उनकी पुरानी राजनीति कैसे रही, इन सब का हिसाब लगाने जब हम बैठे तो कई तथ्य सामने आए जो हमें लगा आपके साथ भी साझा करना चाहिए। क्या है तथ्य, क्या रही उनकी उपलब्धियां और कहां चूके पीएम मोदी, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। नरेंद्र मोदी 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें अपने दम पर आने वाले राजनेताओं में गिना जाता है। एक छोटे से कस्बे से लेकर दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग तक की यात्रा कामयाबी के साथ तय की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। एक ऐसा देश जहां कई भाषाएं और हजारों परंपराएं साथ में तैरती हों, वहां सभी जगह अपनी जड़ें मजबूत करना आसान नहीं। किशोर अवस्था में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ गए थे। आरएसएस ने उन्हें संगठन, अनुशासन और नेतृत्व के गुण सिखाए। यही गुण आगे चलकर उनकी राजनीति की नींव बने। मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस के प्रचारक के रूप में। वे लगातार यात्रा करते, स्थानीय समस्याओं को समझते और संगठन को मजबूत करते। उनकी रणनीतिक समझ और मेहनत ने भाजपा का ध्यान खींचा और उन्हें पार्टी में जिम्मेदारियां दी। 90 के दशक आते आते मोदी भाजपा के चुनावी अभियानों के प्रमुख रणनीतिकार बने। वे अपनी योजनाओं, बूथ स्तर के प्रबंधन और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के लिए पहचाने जाने लगे। आगे चलकर उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि वे तब तक विधायक नहीं थे, तो इसलिए उनका पहला चुनाव उन्होंने सीएम बनने के बाद उपचुनाव के रूप में गुजरात के राजकोट 2 सीट से लड़ा और आधिकारिक तौर पर विधानसभा के सदस्य बने। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब गुजरात राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण समय था क्योंकि उन्हें प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने निर्णयों और काम करने की गति से खुद को एक सशक्त प्रशासक साबित किया। इसके बाद मोदी ने गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया। वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे कार्यक्रमों से वे राज्य में भारी निवेश खींचने में सफल रहे। 2004 में अटल के कार्यकाल और आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा की हार। 2009 में जब एल के आडवाणी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तब भी बीजेपी को विपक्ष की कुर्सियां ही नसीब। फिर साल आता है 2012। आडवाणी ने खुद को पीछे कर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। 2 साल पहले से तैयारियां शुरू हुई और पूरे देश का माहौल धीरे धीरे बदल गया। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह पिछले 30 सालों में पहली बार हुआ जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। किताब भारत कैसे हुआ मोदीमय में पत्रकार संतोष कुमार लिखते हैं कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने चुनाव प्रचार को एक नए स्तर पर पहुंचा। उन्होंने न केवल बड़ी जनसभाओं और डिजिटल प्रचार का इस्तेमाल किया, बल्कि छोटे छोटे बूथ स्तर पर भी रणनीति बनाई। भाजपा ने अपनी पुरानी बनिया ब्राह्मण पार्टी की छवि तोड़ने की कोशिश की और गरीबी, विकास और जनहित के मुद्दों और कांग्रेस के काल में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर केंद्र में पहुंचे। इसके अलावा जातीय समीकरणों, ग्रामीण शहरी मतभेदों और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर अलग अलग रणनीतियां बनाई गईं। जैसा वर्ग वैसी राजनीति वैसी रणनीति। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की, जिनका उद्देश्य आम जनता का जीवन बेहतर बनाना था। इसमें जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को सीधा बैंकिंग से जोड़ा, ताकि योजनाओं का पैसा सीधा उनके अकाउंट में पहुंचे, ना कि किसी दफ्तर के बाबू के पास। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान ने भी मोदी की छवि को साफ किया। पूरे देश में घर घर शौचालय बनवाए गए। वहीं मेक इन इंडिया जैसी नीतियों ने देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। वहीं उनकी डिजिटल इंडिया स्कीम ने ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता लाई और पर्स रखने की जरूरत ही खत्म कर दी, जिसने ब्रांड मोदी को पहली बार ब्रांड मोदी बना दिया।
2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 303 सीटों के साथ और भी बड़ी जीत दर्ज की। यहां गठबंधन की जरूरत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। चुनावी नतीजों ने बताया कि ब्रांड मोदी और ज्यादा मजबूत हुआ है। इसके बाद पीएम मोदी ने फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया, जिसमें शुरुआत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाकर। इसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण हिस्सा बना। वहीं इसके अगले साल सीएबी लाकर दूसरे देशों से लोगों को वैध नागरिकता देने पर काम किया। साथ ही चीन से टक्कर लेने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। मोदी सरकार ने इस दौरान बड़े पैमाने पर हाईवे, बंदरगाह, मेट्रो, एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं पर बड़ा खर्चा किया। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पार्टी संगठन को बेहद मजबूत बनाया, जिसके लिए बूथ स्तर तक पहुंच बनाने के लिए डेटा और सर्वे का भरपूर इस्तेमाल हुआ। 11 सालों में मोदी ने भारत को वैश्विक राजनीति में मजबूत आवाज के रूप में स्थापित कर दिया। G20, ब्रिक्स, क्वाड, COP और आसियान जैसी समिट्स में उनकी सक्रिय मौजूदगी, रणनीति और राजनीति ने भारत और मोदी दोनों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चर्चा में ला। इसका असर तब और गहरा हुआ जब भारत ने सितंबर 2023 में G20 समिट की अध्यक्षता की। इसके अलावा उनके विदेशों के दौरे और उन दौरों के दौरान उन्हें मिले उन देशों के सर्वोच्च सम्मानों ने भी खूब सुर्खियां बढ़ी। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां बड़ी तादाद में सफलताएं मोदी के खाते में चढ़ी हैं, तो वहीं कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां या तो नीति निर्माताओं के कारण या फिर पार्टी के नेताओं के कारण पीएम मोदी की छवि को झटका भी लगा है। इसमें GST, किसान आंदोलन, आर्थिक मंदी, महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर उन्हें घेरा भी गया और विपक्ष ने इन मुद्दों को खूब उछाला। हालांकि GST में बाद में माकूल सुधार किए गए, लेकिन तब तक शायद डेंट लग चुका था। शायद यही कारण था कि उन्हें 2024 में पीएम बने रहने के लिए गठबंधन का सहारा लेना। अगर आपको मौका मिले तो आप पीएम मोदी से क्या सवाल पूछेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही और रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.